जादुई 2 नेल पॉलिश का जादू। बहुत समय पहले की बात है। नीरजपुर गांव में सोनाक्षी नाम की एक लड़की अपनी सौतेली माँ विमला और सौतेली बहन नायरा के साथ रहा करती थी और उसके पिता विनोद अक्सर काम के सिलसिले से शहर में ही रहा करते थे, क्योंकि सोनाली जब 5 साल की थी तभी उसकी माँ की किसी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है और अपनी माँ के जाने के बाद सोनाली बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और अपनी बेटी को इस तरह दुखी देखकर विनोद विमला से दूसरी शादी कर लेता है ताकि सोनाली को माँ का प्यार मिल सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि विमला की पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम नायरा था और वो दोनों माँ बेटी बहुत ही ज्यादा लालची थी और विनोद के जाते ही वो लोग सोनाली के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। उससे घर का सारा काम करवाया करते थे और सोनाली को हमेशा अपने घर की नौकरानी बताया करते थे और ये सब होता देखकर सोनाली को बहुत बुरा लगता था। मेरी सौतेली माँ और मेरी सौतेली बहन कितनी ज्यादा बुरी है। इन लोगों ने तो सिर्फ पैसों के लालच में मेरे पिताजी से शादी की है, पर ये सारी बातें मैं अपने पिताजी को कैसे बताऊं? मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है। और इस तरह सोनाली अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के अत्याचारों से बहुत ही ज्यादा दुखी थी, लेकिन वो फिर भी चुपचाप उन लोगों के अत्याचारों को सहा करती थी। तभी एक दिन जब सोनाली घर की साफ सफाई कर रही होती है, उसी समय नायरा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मन ही मन सोचती है, अरे क्या बात है, आज ये सोनाली की बच्ची तो बड़े ही आराम से काम कर रही है, कुछ न कुछ तो खुराफाती करना ही पड़ेगा। इतना कहकर नायरा रसोई में से तेल गरम करके लाती है और सोनाली के हाथ में गिरा देती है, जिसकी वजह से सोनाली का हाथ बुरी तरह से जल जाता है और वो दर्द से चिल्ला उठती है और उसे इस तरह दर्द से तड़पता देखकर नायरा को बहुत अच्छा लगता है। तभी सोनाली कहती है, आह नायरा, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता है मेरा हाथ बहुत ज्यादा जल रहा है। अरे भला इसमें मेरी क्या गलती है? तो खुद ही बीच में बैठकर पोछा लगा रही है। मैं तो बस माँ के पैरों की मालिश करने के लिए तेल गरम करके ले जा रही थी। और वैसे भी तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे सवाल करने की? रुक जा, अभी माँ से तेरी शिकायत करती हूँ। इतना कहकर नायरा अपनी माँ विमला के पास जाती है और उसे सोनाली की झूठी शिकायत कर देती है, जिसके बाद विमला गुस्से में सोनाली के पास जाती है और उसे बहुत मारती है और कहती है, खबरदार, जो तूने मेरी बेटी से इस तरीके से बात की तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगी, समझी? चल जा और रसोई में जाकर अपना काम कर। लेकिन माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो तो नायरा। लगता है तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई, इसलिए अब यहाँ खड़े खड़े बकवास करना बंद कर और चुपचाप जाकर अपना काम कर। इतना सुनकर सोनाली चुपचाप रसोई में जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है और रोते हुए अपनी माँ को याद करती है। माँ, काश आज अब मेरे साथ होती तो मुझे इन लोगों के इस अत्याचार को सहना नहीं पड़ता। ये लोग हर रोज मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। जहाँ सोनाली इतना कह ही रही होती है कि तभी उसे विमला जोर से आवाज लगाती है, अरे करमजली, कहाँ मर गई? नाश्ता क्या कल लेकर आएगी? यहाँ हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। इतना सुनते ही सोनाली फटाफट से सबके लिए नाश्ता बनाकर उन्हें दे देती है और फिर से घर के कामों में लग जाती है और शाम का बचा हुआ खाना खाकर ही वो सो जाती है। तभी अगले दिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो महसूस करती है कि उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। उसी समय वो कहती है, अब क्या होगा? मुझे तो बहुत तेज बुखार है। अब मैं ऐसे में घर का सारा काम कैसे कर पाऊंगी? मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। इतना कहकर सोनाली अपने बेड पर ही पड़ी रहती है कि तभी विमला उसे आवाज लगाते हुए उसके कमरे में आती है और कहती है, क्यों री, आज घर के सारे काम क्या तेरी मरी हुई माँ करेगी जो तू अभी तक सो रही है? चल जल्दी उठ और हम सबके लिए नाश्ता बना। माँ, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, बस आज के लिए मुझे आराम कर लेने दीजिए। कल से मैं खुद घर के सारे काम कर लिया करूँगी। मुझे तेरे ये बहाने नहीं सुनने हैं, इसलिए चुपचाप खड़ी हो और काम कर। मुझे 5 मिनट में नाश्ता तैयार चाहिए, समझी? इतना कहकर विमला वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सोनाली हिम्मत करके खड़ी होती है। तभी वो देखती है कि उसके सामने उसकी मरी हुई माँ की आत्मा खड़ी होती है और ये देखकर सोनाली फूट फूट कर रोती है।
और कहती है, माँ आप आ गई। आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी माँ? आपको पता है ये लोग मुझ पर कितना अत्याचार करते हैं। मुझे अब और ये सब बर्दाश्त नहीं होता है माँ। मुझे सब पता है मेरी बच्ची कि ये लोग तुझ पर किस तरह से अत्याचार करते हैं, इसलिए आज मैं यहाँ तेरी मदद करने के लिए आई हूँ। मेरी बच्ची ये ले, ये 2 रंग की जादुई नेल पॉलिश है। इस गुलाबी वाली नेल पॉलिश को लगाते ही तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी और इस गोल्डन वाली नेल पॉलिश को लगाते ही तो जो कुछ भी मांगेगी तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। इतना कहकर सोनाली की माँ उसे 2 रंग की जादुई नेल पॉलिश देकर वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद सोनाली गुलाबी रंग की नेल पॉलिश अपने हाथों पर लगा लेती है और उसे लगाते ही उसकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। जिसके बाद सोनाली गोल्डन नेल पॉलिश लगाकर जैसे ही रसोई में जाती है तो वैसे ही रसोई में सारा खाना अपने आप बनकर तैयार हो जाता है और वो 5 मिनट से पहले ही सबके लिए नाश्ता लगा देती है। और इस तरह अब वो अपने घर के सारे काम बड़े ही आराम से कर लिया करती थी। और ऐसे ही समय गुजरने लगता है। तभी नायरा सोनाली को इस तरह खुश देखकर मन ही मन सोचती है, अरे आजकल ये सोनाली की बच्ची बड़ी खुश नजर आती है। आखिर बात क्या है? माँ चाहे इससे जितना भी काम करवा ले, ये फिर भी चुपचाप बड़े ही आराम से सारा काम कर लेती है। लेकिन कोई बात नहीं, इसे परेशान करने का तो मैं एक भी मौका नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर नायरा अपनी माँ के कमरे में जाती है और अपनी माँ की लाई हुई नई साड़ी के ऊपर नेल पॉलिश गिरा देती है। जिसके बाद वो सोनाली के पास आकर उससे कहती है, सुन सोनाली, तू जाकर सबसे पहले माँ का कमरा साफ कर दे, बहुत गंदा पड़ा है, वरना माँ तुझे बहुत मारेगी। ठीक है, मैं अभी जाकर माँ का कमरा साफ कर देती हूँ। इतना कहकर सोनाली विमला का कमरा साफ करने के लिए चली जाती है। तभी उसकी नजर बेड पर पड़ी साड़ी पर पड़ती है और वो कहती है, अरे ये तो वही साड़ी है ना जो माँ कल खरीद कर लाई थी, पर इस पर ये नेल पॉलिश किसने गिरा दिया? सोनाली इतना सोच ही रही होती है कि तभी नायरा अपनी माँ को बुलाकर ले आती है और सारा इल्जाम सोनाली के ऊपर डाल देती है। जिसके बाद विमला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, क्यों रे करम चली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी नई साड़ी को इस तरह खराब करने की? हाँ, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, रुक जा तू। नहीं माँ, ये सब मैंने नहीं किया, प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। देखा माँ, एक तो गलती करती है, ऊपर से सफाई भी दे रही है। माँ आज अब इसे छोड़ना मत। सही कहा सोनाली, तो इसी वक्त मेरे घर से निकल जा और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाइयो। इतना कहकर विमला सोनाली को घर से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद सोनाली अपनी दोनों जादुई नेल पॉलिश लेकर घर से बाहर चली जाती है और रोते हुए अपनी जादुई नेल पॉलिश से कहती है, हे मेरे जादुई नेल पॉलिश, मुझे एक फोन दे दो ताकि मैं अपने पिताजी को अपनी इस हालत के बारे में बता सकूं। सोनाली के इतना कहते ही उसके पास फोन आ जाता है और फोन के मिलते ही वो अपने पिताजी को फोन करके सारी बातें बता देती है। जिसके बाद सोनाली के पिता तुरंत फ्लाइट पकड़कर उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं, मेरी बच्ची, तो आज तक इतना सब कुछ सहती रही, पर तूने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, पर मैं क्या करती, माँ मुझे कभी फोन लेने ही नहीं देती थी। कोई बात नहीं बेटा, अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इतना कहकर विनोद सोनाली का हाथ पकड़कर उसे घर में ले जाता है। जिसके बाद विमला सोनाली के साथ उसके पिता को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, अरे आप कब आई जी? और सोनाली बेटा, तुम कब से बाहर घूम रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि चलकर खाना खा लो, पर तुम हो कि मेरी बात सुनती ही नहीं हो। बस करो विमला, अब मेरे सामने और दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरी बेटी ने सब कुछ बता दिया है कि तुम किस तरह अब तक इस पर अत्याचार करती आई हो, लेकिन अब नहीं। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी ताकि तुम मेरी बेटी का ख्याल रख सको, ना कि उसको नौकरानी बनाकर घर में सारे काम करवाओ। इसलिए तुम इसी वक्त अपनी बेटी को लो और मेरे घर से निकल जाओ। तुम्हारा अब इस घर में कोई काम नहीं है। विनोद की ये बात सुनकर विमला और उसकी बेटी सोनाली से हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगते हैं, लेकिन विनोद उनकी एक नहीं सुनता और उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद वो दोनों माँ बेटी रोड पर आ जाती हैं
और उन्हें उनके किए की सजा मिल जाती है और विनोद अपनी बेटी को लेकर शहर चला जाता है और अब दोनों बाप बेटी मिलकर एक हंसी खुशी जीवन जीने लगते हैं। चंदनपुर गांव में चांदनी नाम की एक लड़की रहती थी। चांदनी बहुत ही चंचल और खुशमिजाज स्वभाव की लड़की थी। वह अपनी माँ और पिता से बहुत प्यार करती थी। उसका एक बहुत खुशहाल परिवार था, लेकिन ना जाने उसकी खुशियों को किसकी नजर लग जाती है। एक दिन वो लोग शादी अटेंड करके घर आ रहे थे कि तभी अचानक उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में चांदनी और उसके पिता तो बच जाते हैं, लेकिन उसकी माँ को बहुत गहरी चोट आती है। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद पता चलता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ उठो ना माँ, ये आपको क्या हो गया माँ? आप कुछ बोलती क्यों नहीं माँ? पापा माँ को बोलिए ना मुझसे बात करे। माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? माँ आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ प्लीज वापस आ जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। प्लीज माँ, अब मुझे कौन अपने हाथों से खाना खिलाएगा? अब कौन मेरा ध्यान रखेगा माँ? चांदनी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अपनी बेटी की यह हालत देखकर उसके पिता के आंखों में भी आंसू आ जाता है और वह अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन चांदनी एक ही जिद लगाकर बैठी थी कि मुझे माँ वापस लाकर दो। 1 महीना हो जाता है, लेकिन चांदनी के चेहरे से हंसी जैसे गायब ही हो जाती है। वह किसी से भी नहीं बात करती है, ना ही कुछ बोलती है, ना ही खाती है। अपनी बेटी की यह हालत देखकर उसके पिता कैलाश को बहुत दुख होता है और वह दूसरी शादी के लिए सोचता है ताकि चांदनी को माँ की कमी महसूस न हो। और वह एक दिन अनुराधा नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर घर ले आता है। अनुराधा की पहले से ही एक बेटी होती है, टीना। कैलाश शादी के बाद अनुराधा और उसकी बेटी को अपने घर ले आता है और अपनी बेटी से कहता है, चांदनी बेटा, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। बेटा, ये अब से आपकी नई माँ है और अब से यही आपका ख्याल रखेगी और आपको बहुत सारा प्यार करेगी और साथ में आपको आपकी दोस्त जैसी प्यारी बहन मिली है टीना। अब से आप दोनों एक साथ खेलना। पर पापा, ये तो मेरी सौतेली माँ है ना, और सौतेली माँ तो बहुत बुरी होती है। ऐसे नहीं कहते बेटा, ये माँ बहुत ही अच्छी है। लेकिन चांदनी मुंह लटकाए वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। आप परेशान मत होइए जी, मैं देखती हूँ। और फिर अनुराधा चांदनी के कमरे में जाती है। चांदनी बेटा, कैसी हो आप? कैसी भी हूँ, आपसे मतलब मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही मुझ पर अत्याचार करने की जरूरत है। अगर आपने मुझे परेशान करने की सोची भी तो मैं आपकी हाथ तोड़ दूंगी, समझ गई? मुझसे दूर रहो आप। बाप रे, अपनी माँ पर इतना गुस्सा! तुम मेरी माँ नहीं हो, सौतेली माँ हो, और सौतेली माँ तो बुरी होती है। अच्छा बाबा सुनो, मैं तुम्हारी सौतेली माँ नहीं हूँ, बल्कि सगी माँ की तरह ही हूँ। तुम मुझे सिर्फ माँ कहकर ही बुलाना और मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। चांदनी बेटा, मेरे पास आओ मेरी बच्ची। सच माँ? और फिर दोनों खुशी खुशी गले मिलते हैं। अनुराधा चांदनी को बहुत ज्यादा प्यार करती है और कुछ ही दिनों में चांदनी अनुराधा से पूरी तरह घुल मिल जाती है। उसे अनुराधा में अपनी सगी माँ की ममता दिखाई देती है। अब अनुराधा अपनी बेटी टीना और चांदनी को एक समान प्यार करती है। वो दोनों बहनों में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती है। लेकिन कुछ ही दिनों में टीना को चांदनी से बहुत ही ज्यादा जलन होने लगती है कि आखिर क्यों उसकी माँ चांदनी को इतना प्यार कर रही है। एक दिन अनुराधा चांदनी के लिए बहुत ही सुंदर लहंगा लेकर आती है, जिसे देखकर टीना कहती है,
माँ, मुझे धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है, अब आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। सारा प्यार इस मनहूस चांदनी से करती हो। देखो तो आप इसके लिए कितना सुंदर लहंगा लेकर आई हो और मेरे लिए कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ और यह चांदनी की बच्ची आपकी सगी बेटी है। टीना, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने कभी भी चांदनी और तुम में कोई फर्क नहीं किया है। मैं तुम दोनों को एक समान ही प्यार करती हूँ। कल मैं तुम्हारे लिए भी तो लहंगा लेकर आई थी। कल चांदनी के लिए नहीं मिला था, इसलिए उसके लिए मैं आज लहंगा लेकर आई हूँ। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? हाँ, आप मुझे प्यार नहीं करती हो। जब देखो इस चांदनी के आगे पीछे घूमते रहते हो। यह सब सुनकर चांदनी बोलती है, टीना मेरी बहन, प्लीज माँ से इस तरह बात मत करो। तुम्हें अगर ये लहंगा अच्छा लग रहा है तो इसे तुम रख लो, मैं फिर कभी लहंगा ले लूंगी। वाह, कितनी भोली बन रही है, जैसे कि तुमने कुछ किया ही नहीं हो। पहले मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती थी, पर जब से तुम्हारा साया हमारी जिंदगी में पड़ा है तब से माँ मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है और मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। इतना बोलकर टीना गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अनुराधा अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन टीना के मन में चांदनी के लिए पल रही नफरत दिन ब दिन बढ़ती ही चली जाती है। चांदनी और टीना एक ही कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी। एक दिन उसके कॉलेज में डांस कंपटीशन का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए चांदनी और टीना दोनों ने अपना नाम दर्ज कराया, क्योंकि दोनों बहनों को डांस करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। घर आकर चांदनी अपने डांस की प्रैक्टिस में लग जाती है। तभी टीना उसे डांस करते हुए देख लेती है। अरे नहीं, ये चांदनी की बच्ची कितना अच्छा डांस कर रही है। अगर ये कंपटीशन में डांस करेगी तो मैं कभी जीत नहीं पाऊंगी। मुझे किसी भी कीमत पर इसे उस कंपटीशन में हिस्सा लेने से रोकना होगा, तभी मैं इस कंपटीशन को जीतकर मुंबई जाने का अपना बचपन का सपना साकार कर पाऊंगी और मैं अपने सपनों के लिए किसी भी हद से गुजर सकती हूँ। ऐसा सोचकर टीना एक खतरनाक प्लान बनाती है और चांदनी को अपने साथ घूमने के लिए ले जाती है। चांदनी भी खुशी खुशी टीना के साथ घूमने चली जाती है। तभी टीना मौका देख एक तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी के आगे चांदनी को जोर से धक्का दे देती है, लेकिन खुशकिस्मती से चांदनी दूर जाकर गिर जाती है और गलती से टीना का पैर उस कार के नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से उसका दोनों पैर कट जाता है और वह जोर जोर से रोने लगती है। तभी चांदनी कहती है, टीना मेरी बहन, यह सब तुम मेरे साथ करना चाहती थी ना, और देखो यह सब तुम्हारे साथ हो गया। तुम्हारी नफरत ने तुम्हें आज कहाँ पहुँचा दिया। मैं तो कभी तुम्हें सौतेली नहीं समझी, लेकिन तुम मुझे धोखे से घूमने का बहाना बनाकर मेरे साथ यह क्या करने जा रही थी। इसके बारे में अगर माँ को पता चला तो उन्हें कितना दुख होगा। टीना को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था। वह रोते हुए चांदनी से माफी मांगती है। चांदनी अपनी बहन को व्हील चेयर पर बैठाकर घर ले आती है। टीना की यह हालत देखकर अनुराधा को भी बहुत दुख होता है। उस दिन से टीना की जिंदगी दुखों से भर जाती है। वह अब पहले की तरह कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक दिन चांदनी कहीं जा रही थी, तभी उसने गांव में कुछ लड़कियों को बातें करते हुए सुनी थी। तुम्हें पता है माला, नदी के पीछे जो काली पहाड़ी है, उसी पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में जादुई घास का लहंगा और सैंडल की खेती होती है। और माँ ये भी बता रही थी, उस जादुई घास के लहंगे को पहनने के बाद बदसूरत लड़की भी खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और सैंडल पहनने
चलने से जो लंगड़ा और अपाहिज होता है वो भी चलने लगता है और वह जादुई घास का लहंगा और सैंडल की मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर तो हमें उस जादुई घास के लहंगे की खेती में जाकर खूब सारे सैंडल और घास का लहंगा लेकर आना चाहिए और उससे तो हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। अरे नहीं हीना, यह सब बस कहने की बात है। आज तक उस जंगल में कोई भी नहीं पहुंच सका और जो भी वहां गया है अब तक वापस जिंदा नहीं लौटा। वह जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहाँ बहुत सारी खतरनाक चुड़ैलें रहती है। मैं तो कभी वहाँ नहीं जाऊंगी। दूर खड़ी चांदनी गौर से उनकी बातें सुन रही थी और वह जंगल में जाने का सोच लेती है। अगर ये लड़कियाँ सच कह रही है तो मैं वहाँ जाऊंगी। मैं वहाँ से अपनी बहन के लिए जादुई घास का लहंगा और सैंडल लेकर जरूर आऊंगी। टीना ने जो भी गलती की, मैं नहीं चाहती कि उसे उस गलती की इतनी बड़ी सजा चुकानी पड़े। अगर वहाँ जाने से मेरी बहन ठीक हो सकती है तो मैं यह खतरा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मुझे वहाँ अकेले ही जाना होगा। यह सोचकर चांदनी उस काली पहाड़ी के जंगल में चली जाती है। चलते चलते वह बहुत आगे निकल जाती है। तभी उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। हा हा हा, ए लड़की, तू मेरे इस खतरनाक जंगल में क्या कर रही है? क्या तुझे किसी ने बताया नहीं कि यह जंगल कितना खतरनाक है? यहाँ जो भी आता है यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाता है। फिर तू यहाँ क्यों खुद को मौत के मुंह में धकेलने आ गई? कहीं तू जादुई घास के लहंगे और सैंडल की खेती से लहंगा और सैंडल तो लेने नहीं आई है? अगर तू यहाँ लहंगा और सैंडल की लालच में आई है तो तू बहुत ही गलत जगह आ गई है। तू अब यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगी। चुड़ैल जी, अगर आपको मुझे मारकर खुशी मिलेगी तो आप बेशक मेरी जान ले लीजिए, लेकिन उससे पहले आप मेरी एक मदद कर दो। आप मुझे उस जादुई घास का लहंगा और सैंडल की खेती से एक लहंगा और सैंडल लेकर मुझे एक बार अपनी बहन से मिल लेने दो। फिर आप मेरे साथ जो चाहे वो कर सकती हो। आखिर तुम्हें वह लहंगा और सैंडल की इतनी क्या आवश्यकता है जो तुम उसके लिए मौत से भी लड़ने को तैयार हो? फिर चांदनी चुड़ैल से अपनी अपाहिज बहन टीना की समस्याओं के बारे में बताती है। चुड़ैल जी, मुझसे मेरी बहन का ये दुख देखा नहीं जा रहा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वह इस जादुई घास का लहंगा और सैंडल की मदद से वो भी पहले की तरह ठीक हो जाए। तुम पहली लड़की हो जो यहाँ लालच से नहीं बल्कि अपनी बहन के प्यार में अंधी होकर आई हो। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तुम बहुत ही नेक लड़की हो। जादुई खेत तक पहुँचना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उस जादुई घास का लहंगे और सैंडल की खेती तक पहुँचाऊंगी। आओ मेरे साथ। चांदनी खुशी खुशी चुड़ैल के साथ जादुई घास का लहंगा और सैंडल की खेती की तरफ जाने लगती है। उसे वहाँ रास्ते में जो भी कठिनाई आती है वह सब वह चुड़ैल रोक देती है और चांदनी आराम से जादुई घास का लहंगा और सैंडल की खेत तक पहुँच जाती है। चांदनी जादुई खेत में से एक घास का लहंगा और एक सैंडल लेकर अपने घर वापस आ जाती है और घर आने के बाद चांदनी अपने जादुई खेत के जादुई घास का लहंगा और सैंडल के बारे में अपनी माँ से बताती है। क्या चांदनी मेरी बेटी, तुम काली पहाड़ी वाले उस खतरनाक जंगल में गई थी? वहाँ से तो आज तक कोई भी बचकर वापस नहीं आया। मेरी बेटी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए होंगे, तभी मुझे इस जन्म में बेटी के रूप में तुम मिली हो। देखो टीना, जिस सौतेली बहन से तुम इतनी नफरत करती थी वह आज तुम्हारे लिए मौत के मुंह से जाकर जादुई घास का लहंगा और सैंडल लेकर आई है। यह सुनकर टीना के आंखों में
आंसू आ जाता है। चांदनी मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। मैं स्वार्थी हो गई थी, जिस वजह से मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। मैं तो तुम्हारी जान लेने जा रही थी और तुम आज ये जादुई घास का लहंगा और सैंडल लाकर मुझे दोबारा से जीवन दान दे रही हो। सच में तुम बहुत महान हो। मैं तुम्हारी जैसी बहन पाकर धन्य हो गई। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। टीना मेरी बहन, जो हुआ सब भूल जाओ। अब जल्दी से ये सैंडल और घास का लहंगा पहनकर दिखाओ। अभी तो हमें डांस कंपटीशन में भी जाना है और साथ मिलकर खूब सारी मस्तियाँ भी करनी है। टीना जैसे ही जादुई घास का लहंगा और सैंडल पहनती है, वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। टीना को पहले की तरह ठीक देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और सभी मिलजुल कर एक साथ प्यार से रहने लगते हैं।